अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 सर्किल, जो कॉनिक सेक्शन में आता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके एमसीक्यूज भी बहुत सारे आते हैं, तो आज हम इसकी कंप्लीट रिवीजन करेंगे विथ की पॉइंट। जो जो इसके की पॉइंट होंगे मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से हम। It is a locus of point in a plane such that its distance from fixed point is always remain constant। ये डेफिनेशन हमारे पास सर्किल की अभी कहता है कि इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन such that its distance from fixed point is always remain constant। यहाँ पे एक बात और भी लिख लेना, इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स in a plane which moves such that its distance from fixed point is always remain constant। जैसे मैंने कह दिया ये मेरे पास एक फिक्स पॉइंट पड़ा हुआ है। अब इस फिक्स पॉइंट से ऐसे जितने भी पॉइंट मुझे मिल जाए उन तमाम पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से अगर सबका डिस्टेंस कांस्टेंट बराबर आता रहेगा तो हम उसको कहेंगे जो शेप बनेगा, जो फिगर बनेगी, जो ग्राफ बनेगा वो एक सर्किल का बनेगा। जैसे मैंने कह दिया एक पॉइंट ये वाला, जितना डिस्टेंस इसका होगा उतना डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, अगला पॉइंट या अगला या ऐसे करते करते ये मेरे पास एक क्या बना के दे देगा, ये एक बना देगा सर्किल। ये सारे के सारे कहलाएंगे लोकस ऑफ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from fixed point is always remain constant। अब सर्किल के अंदर इसकी इक्वेशन होती है, फिर इसके फार्मूला होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के हैं। पर मैं पहले सर्किल की बेसिक बातों के बारे में बताऊंगा कि सर्किल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कोड लाइन क्या होती है, सीकेंड क्या होती है। उसके बाद हमारे पास नॉर्मल लाइन आएगी, टेंजेंट आएगी, फिर मेजर सेगमेंट होता है, फिर माइनर सेगमेंट होता है। तो मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको वन बाय वन बताता रहूँगा। अब अगर किसी बच्चे ने एक सर्किल ड्रॉ करवाया है, उस सर्किल के अंदर जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंटर। अगर कोई बच्चा सेंटर से लेके ये जितने भी मूविंग पॉइंट हैं इस पूरी बॉडी को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अगर फिक्स पॉइंट से लेके कोई सा भी मूविंग पॉइंट उठा लें तो फिक्स पॉइंट से लेके मूविंग पॉइंट तक का जो भी डिस्टेंस आता है उसको हम कहते हैं आर के बराबर है। सेंटर से लेके बॉडी तक का जो डिस्टेंस निकलता है उसको हम कहते हैं आर। मतलब रेडियस निकालने के लिए आपको सेंटर से लेके बॉडी तक एक लाइन निकालनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं रेडियस। फिर रेडियस के बाद होती है एक होती है हमारे पास कोड लाइन, इसको तो हमने बोल दिया रेडियस। अब होती है हमारे पास कोड लाइन, रेडियस को स्मॉल आर से डिफाइन कराते हैं। अगर आपसे कभी भी पूछ ले बताओ कोड लाइन क्या है, तो कोड लाइन आपके पास ऐसी लाइन है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अगर सर्किल की बॉडी के ऊपर ही हो तो उस लाइन को हम कहते हैं कोड लाइन। एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने एक ये वाली लाइन ड्रॉ करवा दी, तो मैं बोलूँगा इस लाइन को बोलेंगे कोड, क्योंकि ये लाइन स्टार्ट भी सर्किल पे हो रही है और ख़त्म भी सर्किल पे हो रही है। तो इसका मतलब है ये लाइन भी कोड है, ये लाइन भी कोड है, ये लाइन भी कोड है। जितनी चाहें कोड बना सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे बताओ कि एक सर्किल के अंदर टोटल कितने कोड बनेंगे, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट कोड बनेंगे, क्योंकि जितने पॉइंट सर्किल की बॉडी के ऊपर होंगे ना उतने कोड बनेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ कि सर्किल की बॉडी में टोटल कितने पॉइंट है, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इसके अंदर इनफाइनाइट कोड बनेंगे। अच्छा, कोड के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपसे पूछ ले कि कौन सा कोड सबसे बड़ा होता है, तो हम कहते हैं अगर ऐसी कोड लाइन जो सेंटर को पास करती हुई जाएगी वो कहलाती है डायमीटर। वो कोड भी होती है, उसको हम डायमीटर भी कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो डायमीटर होता है, जो कोड लाइन होती है वो डायमीटर होता है। अगर किसी बच्चे ने ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ करा दी तो मैं ये बोलूँगा कि ये कोड लाइन तो है,
पर जो कोड लाइन सेंटर को पास करेगी वो लाइन कहलाती है डायमीटर। तो जो लार्जेस्ट कोड होता है ना, लार्जेस्ट बड़े में बड़ा कोड, वो आपके पास डायमीटर कहलाता है। और एक डायमीटर के अंदर दो रेडियस होते हैं, सेंटर से लेके ये वाली बाउंड्री, सेंटर से लेके ये वाली बाउंड्री, दोनों का डिस्टेंस बराबर आएगा। तो इसका मतलब है ये भी आर के बराबर है, ये भी आर के बराबर है। तो इसके अंदर हमारे पास 2-3 पॉइंट मिल गए। पहली बात हो गई लार्जेस्ट कोड, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बोलते हैं ना लार्जेस्ट कोड आपके पास क्या होगा, डायमीटर। दूसरी बात, एक डायमीटर के अंदर कितने रेडियस होते हैं, 2 होते हैं। और तीसरी और बात बता देता हूं, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कि अगर जो कोड लाइन जितनी सेंटर से दूर होगी ना उतनी कोड लाइन छोटी बनेगी, और जितनी कोड लाइन सेंटर से करीब होगी उतनी कोड लाइन बड़ी बनेगी। अगर एक कोड लाइन मैंने ये बनाई है और एक कोड लाइन ये बनाई है, तो बताओ ये वाली कोड लाइन सेंटर के करीब है तो ये बड़ी बनेगी, जो कोड लाइन सेंटर से दूर होगी वो छोटी बनती रहेगी। अब ये कोड का भी पता चल गया। कोड के बाद आती है हमारे पास एक और लाइन जिसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन। अब सेकेंड लाइन क्या होती है, अगर कोई भी कोड लाइन सर्किल की बाउंड्री को क्रॉस करके निकल जाए उस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। अगर मैं क्या करता हूँ, एक सर्किल बनाता हूँ यहाँ पे और ये मैंने सेंटर ले लिया। अब मुझे पता है कि ये लाइन कोड कहलाएगी। अगर ये कोड लाइन दोनों तरफ से अगर ये सेंटर को सर्किल की बाउंड्री को काटती हुई निकल जाए तो इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट लाइन। तो ये लाइन कहलाएगी सीकेंट, मतलब ऐसी कोड लाइन जो सर्किल को काटती हुई निकल जाए उस लाइन को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ सीकेंट लाइन। अब सीकेंट लाइन के बाद हमारे पास ये होता है कि एक होती है हमारे पास टेंजेंट लाइन और एक होती है हमारे पास नॉर्मल लाइन। इन दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा होता है और इसमें से 2-3 बड़े बेहतरीन एमसीक्यूज बनते हैं, वो आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ टेंजेंट लाइन क्या होती है, तो हम बोलेंगे ऐसी लाइन जो सर्किल की किसी भी एक पॉइंट को टच करते हुए जाए। क्योंकि अगर कोई भी आप लाइन बनाओगे ना तो वो लाइन सर्किल को 2 जगह पे काटते हुए जाएगी। अगर एक जगह की बात करेंगे तो काटेगी नहीं, उस सर्किल की बाउंड्री के किसी भी एक पॉइंट को अगर जो भी लाइन टच करते हुए निकल जाए उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो मैंने ये एक लाइन ड्रॉ करवा दी। अब बताओ ये वाली जो लाइन है ये इस सर्किल को इस पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है, काटते नहीं जा रही। काटने का मतलब है क्रॉस कर जाए, तो इसका मतलब है ये लाइन कहलाएगी टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन सर्किल को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब जो मैंने टेंजेंट लाइन बनाई है, अगर मैं इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन बना दूं तो उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। पर एक बात याद रखना, परपेंडिकुलर लाइन तो इसके ऊपर इनफाइनाइट बन जाएगी, ये भी बन गई परपेंडिकुलर, ये भी बन गई, ये भी बन गई, ये भी बन गई। पर याद रखना अगर कोई बच्चा नॉर्मल लाइन बनाना चाहता है तो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर तो होती है, पर परपेंडिकुलर कहाँ पे होती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर। अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे अगर कोई भी बच्चा परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा उस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन। तो इसका मतलब है ये जो परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइन थी इस पॉइंट पे जो टच कर रहा था, इस पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा दूं तो ये लाइन कहलाएगी मेरे पास दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मल लाइन। और तमाम बच्चे एक बात याद रखना, नॉर्मल लाइन हमेशा सर्किल के सेंटर को पास करते हुए जाता है। अगर कोई भी बच्चा कहीं पे भी टेंजेंट बनाए उस टेंजेंट के ऊपर अगर वो नॉर्मल लाइन बनाना चाहता है तो नॉर्मल लाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनती है हमेशा, और जो भी नॉर्मल लाइन होगी वो सर्किल के सेंटर को पास करते हुए जाएगी हमेशा। तो बात समझ आ गई। अब इसमें से 2-3 एमसीक्यूज हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर आता हूँ। अब पहली कंडीशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, अगर मैंने एक सर्किट बनाया है, इस सर्किट पे अगर मैं कहीं पे भी एक कोड लाइन बनाऊं, कोड लाइन मैंने कोड लाइन कहीं भी बना दी, ये कोड लाइन बना दी। गौर से सुनना भाई, शाबाश तमाम बच्चे। अच्छा, ये जो मैं जितना भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर के आपको पीडीएफ नोट्स हैंड राइटिंग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने दे दिया है, तो बच्चा लिंक को क्लिक करेगा तो वहाँ से हैंड राइटिंग के, मेरी हैंड राइटिंग के तमाम नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लेना।
आप अगर ये नहीं उतारोगे तो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो आप बस खाली लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है, तो इंशाल्लाह आपको सारी बातें समझ आएगी। जो मजीद बातें समझना है तो वो जो PDF फाइल है उसमें से देख लेना। अगर कोई भी बच्चा एक सर्किल बनाता है, उस सर्किल में सेंटर है, एक कोड लाइन बना दी सर्किल पे, अगर कोई भी बच्चा इस सेंटर से कोड लाइन के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कराएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो याद रखना वो परपेंडिकुलर लाइन इस कोड लाइन को बाइसेक्ट कर देगी। बाइसेक्ट का मतलब है 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर कोई भी बच्चा सेंटर से इस कोड के ऊपर ऐसी लाइन ड्रॉ करवाए जो कोड को बाइसेक्ट कर दे, तो इसका मतलब है वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। मतलब परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट करती है तो बाइसेक्ट वाली परपेंडिकुलर होगी। तो पहली कंडीशन याद रखना, अगर कोई भी बच्चा सेंटर से कोड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करवाएगा तो वो इस पूरी लाइन को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। दूसरी एक और बात ये इंपॉर्टेंट बात हमारे पास, अगर मैंने एक सर्किल बनाया है और मैंने कहीं भी एक टेंजेंट ले लिया, टेंजेंट, तो मैंने टेंजेंट इस पॉइंट पे, अच्छा हमें पता है कि सेंटर से लेके बॉडी तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, तो उसको रेडियस को हम कभी कभी रेडियल सेगमेंट भी बोलते हैं, रेडियस। और अगर मैं लिख दूं रेडियल सेगमेंट, तो तमाम बच्चे याद रखना ये दोनों एक ही बात है। अगर किसी बच्चे ने एक सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट लाइन बनाई हुई है और अगर उस टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर कोई बच्चा सेंटर से एक रेडियल सेगमेंट खींचे, ये रेडियल सेगमेंट, ये रेडियल बन गया, इसको मैंने रेडियल सेगमेंट बोल दिया। तो याद रखना रेडियल सेगमेंट टेंजेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये जो रेडियस है ना, अगर मैं इस रेडियस को बढ़ा दूं तो ये रेडियस नॉर्मल कहलाएगा हमारे पास, क्योंकि नॉर्मल लाइन बैठ जाती है और जो भी नॉर्मल लाइन बैठ जाती है वो सर्किल के सेंटर को क्या करती है, क्रॉस करते हुए जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की लाइन कहलाएगी रेडियल सेगमेंट। तो अगर कोई भी बच्चा किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर रेडियल सेगमेंट कीजिएगा तो वो हमेशा उसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और पहली और बात क्या बताइए कि अगर कोई भी बच्चा सेंटर से किसी भी कोड के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कराएगा तो याद रखना वो परपेंडिकुलर लाइन उस कोड को बाइसेक्ट कर देगी। एक बहुत ही बड़ा बेहतरीन MCQ है, बहुत ही मजेदार, जो लास्ट टाइम किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आया था। मैं आपसे यहाँ से पूछना चाह रहा हूँ, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं किसी बच्चे को बोल दूँ मेरे पास 2 कोड लाइन है, पहली वाली कोड लाइन का डिस्टेंस है टोटल 8 सेंटीमीटर, दूसरी वाली कोड लाइन का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, और उस सर्किल का अगर रेडियस बराबर हो 5 सेंटीमीटर के, तो बताओ उन 2 कोड लाइन के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने बोल दिया भाई एक तो कोड लाइन मेरे पास ये वाली है जिसका डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर, एक कोड लाइन मेरे पास ये वाली है जिसका डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। अब इसका सर्किल का जो रेडियस है वो बराबर है r बराबर है 5 के, और अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ इन 2 कोड के दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, सेंटर से कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करवाऊंगा। तो सेंटर से जैसे ही मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे भी ड्रॉ करवा दी, एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे भी ड्रॉ करवाऊंगा, तो ये इस कोड लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। इसका मतलब है जैसे मैंने खींचा तो ये बन गया 4 सेंटीमीटर, ये भी बन गया 4 सेंटीमीटर। अब मुझे पता है कि सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या था r, तो ये पड़ा हुआ सेंटर, और बाउंड्री मैंने जहां पे भी दिल कर उठा लूं तो मैंने सेंटर से लेकर बाउंड्री मैंने ये बना ली, और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस r कहलाता है, r बराबर है 5 के। अब देखो ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हाइपोटेन्यूज बराबर है 5 के, बेस बराबर है 4 की। तो अगर मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा जिसका फार्मूला होता है h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। मुझे h मालूम है, b मालूम है, p निकालना है। h बराबर है मेरे पास किसके, 5 के, तो ये बन गया 25 बराबर है p निकालना है मुझे, तो p का स्क्वायर, और b बराबर है 4 के, तो मतलब प्लस का 16, तो प्लस का 16 इधर आएगा तो माइनस का 16, 25 में से 16 जाएगा तो 9, तो मैंने लिख दिया 9 बराबर है p स्क्वायर के, दोनों तरफ रेडिकल लगा दिया तो आंसर आ गया p बराबर है प्लस माइनस का 3। पर मैं p की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव आती है। ये वाला डिस्टेंस आ गया 3 सेंटीमीटर की, मतलब ये वाला डिस्टेंस आ गया 3 के। अब मुझे ऊपर वाला निकालना है, तो मैंने इससे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा दी जिसने इस 6 वाले को
3 और 3 में डिवाइड कर दिया और मुझे मालूम है कि सेंटर से लेके बॉडी तक का डिस्टेंस बराबर है 5 के। पहले मैंने इधर बनाया था राइट एंगल ट्रायंगल, ऊपर बना दिया। अभी भी मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज बराबर है 5 के, बेस बराबर है 3 के। तो फार्मूला तो मैं वही लगाऊंगा, कौन सा, h का स्क्वायर बराबर है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h बराबर वही 5 के तो 25 बन जाएगा और p निकालना है। अभी बेस बराबर है 3 के तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, तो प्लस का 9 इधर आ गया माइनस का 9, तो ये हमारे पास बन जाएगा 25 में से 9 को माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो मैंने लिख दिया 16 बराबर है p स्क्वायर के, दोनों तरफ रेडिकल लगा दिया तो आंसर आ गया p इक्वल टू प्लस माइनस का 4, पर मैं प्लस का 4 लूंगा क्योंकि लेंथ हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। इसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस आ गया 3 सेंटीमीटर, ये वाला आ गया 4, तो इन दो कोड के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 7 सेंटीमीटर का। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। शाबाश, मजा आ रहा होगा। हाँ भाई, समझ तो आ रहा है, लग रहा है मुझे आ रहा है बच्चों को। बेटा शाबाश, कमेंट लाजमी करना, जो बातें मैं समझा रहा हूँ जिनको अच्छे से समझ आ जाए वो कमेंट भी करना कि सर बहुत अच्छा है, समझ आ गया। तो ये सारी बातें मुझे कमेंट में बताते रहना, तो इसलिए मैं आपको सारे काम करवाता रहूँगा। शाबाश, गौर से देखना वीडियो को अच्छे से। आज इंशाल्लाह हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे सर्किल की। अब मैं आ रहा हूँ, एक होता है हमारे पास मेजर सेगमेंट और एक होता है माइनर सेगमेंट। इसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। आप क्या करो, आपने एक सर्किल बना दिया, ये सर्किल का सेंटर है। अगर कोई भी बच्चा सर्किल के ऊपर एक कोड लाइन ड्रॉ करवाएगा, सर्किल के ऊपर कोड लाइन, तो वो कोड लाइन सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड करेगी। हो सकता है एक हिस्सा ज़्यादा हो, एक हिस्सा कम हो सकता है दोनों हिस्से बराबर हो सकता है दोनों इक्वल हो या एक कम या ज़्यादा हो। दोनों बराबर तो जब होंगे जब अगर वो डायमीटर हो जाए। ये भी तो कोड लाइन है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। तो जैसे ही अगर कोई बच्चा डायमीटर खींचता है तो डायमीटर एक सर्किल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं ऊपर वाले को सेमी सर्किल, नीचे वाले को भी कहते हैं सेमी सर्किल। आधा ऊपर आ गया, आधा नीचे आ गया। अगर कोई बच्चा ये डायमीटर वाली लाइन बना दी, इस डायमीटर बोल दूं या सेमी सर्किल बोल दूं, डायमीटर या सेमी सर्किल की मदद से अगर कोई भी बच्चा अगर एक ट्राइंगल बनाना चाहता है तो वो ट्राइंगल हमेशा परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। मतलब अगर कोई भी बच्चा अब कहीं पे भी पॉइंट उठाए, ऊपर उठाए नीचे उठाए, आपकी मर्जी, ये वाला पॉइंट उठाओ, तो ये मैंने ट्राइंगल बना दी। ये जो ट्राइंगल बनेगी ये बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल और ये वाला एंगल हमेशा 90 का होगा। बच्चा कहते सर नहीं ये पॉइंट नहीं लो, आप आगे वाला लो, तो बेटा आगे वाला ले लो। तो मैंने आगे वाला पॉइंट ले लिया, तो ये ट्राइंगल बनेगी, ये भी 90 का एंगल होगा, ये भी बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल। कहीं पे भी पॉइंट ले लो, मतलब इस सेमी सर्किल पे भले ऊपर उठाओ या नीचे उठाओ, कहीं पे भी पॉइंट उठाओ, दो पॉइंट तो आपको यही वाले यूज करने हैं, इसके अलावा कोई और दो पॉइंट नहीं लेने। तीसरा पॉइंट आपकी मर्जी है, ऊपर लाओ या नीचे लाओ, उससे जो भी ट्राइंगल बनेगी वो हमेशा बनेगी राइट एंगल ट्राइंगल। ये बात याद रखना कि सेमी सर्किल से जो भी ट्राइंगल बनती है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, और सेमी सर्किल पे अगर कहीं पे भी अपन पॉइंट लेते हैं तो वो एंगल हमेशा 90 का बनता है। तो इसको हमने बोल दिया, क्या बोल दिया, सेमी सर्किल। अच्छा, ये सारी बातें नोट्स में लिखी हुई है, तो आपको खाली यहाँ पे देखना है, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगी पीडीएफ में। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको लिंक पर क्लिक करना है, आपके पास पीडीएफ फाइल आ जाएगी, पूरी हैंड राइटिंग में नोट्स होंगे। अब अगला मैं आ रहा हूँ मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो मैंने एक सर्किल बना दिया, ये सेंटर है, मैंने ये एक लाइन ली, इसको मैंने ए का नाम दिया, इसको मैंने क्या नाम दिया, बी का। अब बताओ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ज़्यादा है, जो नीचे वाला हिस्सा है वो कम है, तो ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, और नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अब देखो ये जो ए और बी एक कोड लाइन है, इस कोड लाइन ने सर्किल के दो अलग अलग हिस्से करती है। एक हिस्सा ज्यादा था, एक हिस्सा कम था। ज्यादा वाले हिस्से को हमने बोल दिया मेजर सेगमेंट और कम वाले को हमने बोल दिया माइनर सेगमेंट।
अब ये गौर से बात सुनना, अगर कोई भी बच्चा इस कोड लाइन से मेजर सेगमेंट के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट उठाए और उस पॉइंट से दो लाइन मिला दे, मतलब एक ए की तरफ मिला दे, एक बी की तरफ मिला दे, तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब है 90 से छोटा, और यहाँ पे जितने भी एंगल बनाओगे वो सारे के सारे बराबर आएंगे। इस कोड लाइन को नहीं छेड़ना, ये कोड लाइन यहीं पे रहेगी। अब अगर मैं ये एक लाइन बनाता और एक लाइन ये बनाता तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनता, पर मुझे पता है वो एंगल क्या होगा, 90 से छोटा, जिसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। और अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लिया कि ये वाला एंगल बन रहा है 70 का, तो अब अगर इस लाइन से कोड लाइन से अगर मैं कहीं पे भी पॉइंट उठाऊं मेजर सेगमेंट के ऊपर, तो वो हमेशा सारे के सारे एंगल बराबर होंगे और सारे कितने होंगे 70। ये भी कितना बनेगा 70, ये भी कितना बनेगा 70। जितने चाहूं एंगल उठाऊं सारे के सारे क्या बनेंगे, इक्वल बनेंगे और एक्यूट बनेंगे। अच्छा, अगर मैं इसी कोड लाइन से मेजर सेगमेंट पे लाइन एंगल बनाता हूं तो 90 से छोटा, एक्यूट सारे बराबर। और अगर इसी कोड लाइन से अगर मैं माइनर सेगमेंट पे एंगल बनाता तो जितने भी एंगल बनाऊंगा सारे बराबर तो बनेंगे, पर सारे के सारे एंगल ऑब्ट्यूज होंगे। यहाँ पे एक्यूट 90 से छोटे थे, यहाँ पे क्या होंगे 90 से बड़े होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एंगल बनाता, ये एंगल बनाता, ये वाला एंगल बनाता, ये जितने भी बनाऊं, जितना एंगल ये होगा उतना ये होगा, पर मुझे पता है ये वाला एंगल भी 90 से बड़ा होगा, ये भी 90 से बड़ा, तो मैंने इसको ऐसे ही नाम दे दिया 110 का, तो ये भी कितना बनेगा 110 का। और याद रखना एक और इम्पोर्टेंट बात है, पहले ये बताइए फिर ये बताइए, मेजर सेगमेंट से एक्यूट एंगल बनता है, माइनर सेगमेंट से ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। और अगर इसी कोड लाइन से एक एंगल मेजर पे बना है, एक माइनर पे बना है, दोनों एंगल का सम हमेशा 180 आएगा। बताओ यहाँ 70 का बन रहा है ना, तो यहाँ पे एंगल बनेगा 110 का। अगर यहाँ 60 का बनता तो यहाँ पे बनता 120 का। अगर एक कोड लाइन आपने फिक्स कर दी, उस कोड लाइन से एक एंगल आपने मेजर सेगमेंट पे बनाया और एक एंगल आपने माइनर सेगमेंट पे बनाया, तो दोनों एंगल का जो सम है वो हमेशा क्या आएगा 180 डिग्री के बराबर आएगा। इसी के अंदर दो तीन बातें और हैं वो आपको बताता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक और सर्किल बनाया, वही मतलब ये तो सर्किल थोड़ा सा खराब हो गया था। इसी के अंदर अगर मैं एक दो बातें और बताऊंगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चों को समझ नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने एक और नया सर्किल उठाया। ये सेंटर है, ये मैंने ले ली एक कोड लाइन, ये कोड लाइन मैंने फिक्स कर दी ए और बी। अच्छा, एक सवाल बच्चों के ध्यान में आ रहा होगा, बच्चे बोलेंगे सर क्या हमेशा एंगल 70 का बनेगा, 60 का बनेगा? नहीं, डिपेंड करेगा कोड लाइन के ऊपर। अब अगर आप कोड लाइन जितनी सेंटर के करीब करोगे तो मेजर सेगमेंट का एंगल भी 90 के करीब आता रहेगा। मतलब इस लाइन को हिला दोगे ना तो 70 से एंगल चेंज हो जाएगा, पर जो भी एंगल बनेगा सारे बराबर बनेंगे, हमेशा सारे बराबर होते हैं। अब डिपेंड करता है कोड के ऊपर, नीचे करूंगा ऊपर करूंगा, जितना नीचे करूंगा उतना एंगल छोटा होगा, जितना सेंटर के करीब लेके जाऊंगा उतना मेजर पे भी एंगल बढ़ेगा, पर 90 से ज्यादा हो नहीं सकता। 90 क्या होता है जब अगर ये सेमी सर्किल बन जाए तो। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक कोड लाइन ली और मैंने एक कोड लाइन से एक मेजर सेगमेंट पे एक एंगल बना दिया किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। कोई बच्चा बोल दे सर ये वाला एंगल बन रहा है 60 का, ले लिया 60 का फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, जिस कोड लाइन से मैंने मेजर सेगमेंट के ऊपर एक एंगल बनाया और इसी कोड लाइन से अगर मैं सेंटर पे एंगल बनाता, इसी कोड लाइन से ए से मैंने एक लाइन सेंटर पे खींची, बी से एक लाइन मैंने सेंटर पे खींची, तो ए और बी ने भी सेंटर के दरमियान एक एंगल बनाया। अब याद रखना, जो मेजर सेगमेंट का एंगल होता है, मेजर सेगमेंट का, वो सेंट्रल एंगल के मुकाबले में हमेशा आधा होता है। मतलब ये 60 है तो ये हमेशा होगा 120, मतलब ये वाला एंगल इसके मुकाबले में आधा होता है। या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर कोई भी बच्चा ए बी कोड लाइन से एक सेंटर पे एंगल बनाए और एक मेजर सेगमेंट में बनाते, सेंटर वाला एंगल हमेशा मेजर सेगमेंट के मुकाबले में डबल होता है। यहाँ 60 है तो सेंटर वाला कितना हो गया, डबल हो गया। और यही काम नीचे भी होगा, एंगल यहाँ बन रहा है तो एंगल भी इसके नीचे बनेगा। अगर एंगल यहाँ बन रहा है 120 का, तो
तो इसका सेंटर से जो एंगल बनेगा ना, सेंटर से, अब यहाँ से नहीं लूंगा, अब मैं लूंगा इसके पीछे से लूंगा, तो ये बनेगा इसका डबल 240 बनेगा। अच्छा बच्चा ये नोट नहीं करेंगे सर यहाँ 120 यहाँ 120 तो दोनों सेम होंगे, लाजमी नहीं है, ये तो बाई चांस सेम हो गए, अलग अलग भी हो सकते हैं। हमें तो ये चेक करना है कि मेजर सेगमेंट का जो भी एंगल होगा सेंटर से उसका एंगल हमेशा डबल होगा, माइनर सेगमेंट से जो भी एंगल होगा तो सेंटर से अपोजिट तरफ, इस तरफ तो इस तरफ ही बनाना है, नीचे नहीं बनाना, तो वहां पे जो एंगल बनेगा वो माइनर के मुकाबले में डबल होगा। अच्छा सुन लो, अब देखो ये जो सेंटर पे कंप्लीट चक्कर लग गया गोलाई में, रेवोल्यूशन में, तो हमें पता है अगर कोई भी एक चीज अगर कंप्लीट रेवोल्यूशन बना दे तो टोटल एंगल बनाती है 360 डिग्री। 120 और 240 दोनों को प्लस करोगे तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, 340 डिग्री का। ठीक है बच्चों, आगे चले, समझ आ रहा है? मैं इसको रिमूव करता हूं। अब इसी के अंदर एक आखिरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको बता देता हूं, फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, अगर मैं कभी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात करूं तो इसका मतलब ये, अगर कोई भी बच्चा सर्किल के अंदर 4 साइड वाली फिगर को कहते हैं कोऑर्डिनेटर। अगर कोई भी बच्चा सर्किल के अंदर 4 साइड वाली कोई सी भी फिगर बना दे उसको हम बोलेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो मैंने क्या किया, एक सर्किल ले लिया, इस सर्किल का सेंटर वाले लो, नहीं लो, 4 पॉइंट ले लो जहां आपका दिल करे। तो पहला पॉइंट यहाँ ले लिया, दूसरा यहाँ ले लिया, एक लाइन बना दी, तीसरा मैंने यहाँ ले लिया और चौथा मैंने इधर ले लिया। ये बन गया एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। मतलब जो अंदर 4 साइड वाली फिगर है, भले वो स्क्वायर ना बने, रेक्टेंगुलर ना बने, 4 साइड वाली फिगर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये कहलाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये, अगर मैंने इसको ए का नाम दिया है, इसको मैंने बी का नाम दिया है, इसको मैंने सी का नाम दिया है, इसको मैंने डी का नाम दिया है, मतलब ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ ए, ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ बी, ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ सी, ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ डी। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। मैं लिख सकता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस का मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस का मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये याद रखना, अगर कहीं भी आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की बात की हुई है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल का सम हमेशा किसके बराबर आएगा, 180। इन दोनों एंगल का सम 180, तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री के बराबर आएगा। ये हमारे पास सर्किल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। ये अभी हमने चैप्टर 7 तो स्टार्ट ही नहीं किया ओरिजिनल, उससे पहले मैंने आपको सर्किल के बारे में बताया कि सर्किल के अंदर क्या क्या कंडीशन होती हैं, रेडियस, टेंजेंट, नॉर्मल, ये सारी बातें बता दी। अब हम असल में स्टार्ट कर रहे हैं सर्किल, अब स्टार्ट करेंगे। अब जब मैं ये सर्किल कराऊंगा तो इसमें आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपने पहले ये बातें मालूम कर चुके हो कि अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ डायमीटर, कोड, टेंजेंट, नॉर्मल, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, आपको ये सारी बातें मालूम होगी। सेमी सर्किल, तो ये सारी बातें मैंने इसलिए आपको बताई है कि सर्किल वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको इन चीजों के बारे में मालूम होना लाजमी था। अब आते हैं हम सर्किल की इक्वेशन के ऊपर। सर्किल की इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं, तो मैंने क्या किया, एक सर्किल बना दिया और इस सर्किल का मैंने सेंटर ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ ये एक सर्किल बनाया हुआ, तो इस सर्किल का कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो सेंटर के पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब है ए और बी कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं,
और मैंने इससे एक बाउंड्री के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करवा दी और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दिया x, y का। अच्छा, इस पॉइंट को हम हमेशा ना x, y का नाम देंगे। इस पॉइंट को हम x, y का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट कहलाते हैं लोकस ऑफ पॉइंट। लोकस का मतलब ये होता है मूविंग पॉइंट, या मूविंग पॉइंट का मतलब ये होता है वेरिएबल पॉइंट। मतलब इस पॉइंट के 3 नाम हैं, लिख देता हूं। लोकस, उसके बाद मूविंग पॉइंट, उसके बाद लिख दिया वेरिएबल पॉइंट। आपकी मर्जी, जो आपका दिल करे इसमें से कुछ भी बोल दो। अगर कहीं पे भी लोकस आ जाए, मूविंग आ जाए, वेरिएबल आ जाए, इन तीनों का एक ही मतलब है। और ये पॉइंट हमेशा x, y होता है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। मूविंग पॉइंट का मतलब है जो अपनी जगह चेंज करता रहे। वेरिएबल का भी मतलब ये है कि वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज होता जा रहा है। तो इसका मतलब है x, y को हम कहते ही वेरिएबल है। तो इसका मतलब है जब भी लोकस, मूविंग पॉइंट या वेरिएबल पॉइंट की बात करेंगे तो हम हमेशा x, y लेंगे, जिसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है। हो सकता है x की जगह 3 भी आ सकता है, हो सकता है x की जगह 4 भी आ सकता है। x की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसको मैंने सेंटर को c का नाम दिया है, इसको मैंने p का नाम दिया है। c से लेके p वाले डिस्टेंस को हमने r का नाम दे दिया। सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस हमारे पास कहलाएगा r के बराबर। मैं क्या करता हूँ, p से लेके c के ऊपर, p से लेके c के ऊपर मैं लगा रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला, जो फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लगा के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मैंने क्या किया, x1 का नाम दिया, इसको मैंने y1 का नाम दिया, इसको हमने x2 का नाम दिया, इसको हमने y2 का नाम दिया। और मुझे बता p से लेके c बोल दूं या c से लेके p बोल दूं, ये डिस्टेंस बराबर है r के। तो मैंने लिख दिया r बराबर है रेडिकल के अंदर इन सब की वैल्यूज पुट की, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस लगा के y माइनस b का होल स्क्वायर। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो रेडिकल कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस लगा के y माइनस b का होल स्क्वायर, जिसको हमने लिख दिया x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। EOC का मतलब है इक्वेशन ऑफ सर्किल। हम शॉर्ट फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन को लिखेंगे EOC। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्यों होती है, हमारे पास ना वैसे 2 टाइप की इक्वेशन होती है, एक होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन और एक होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होती है जिसको लिखने का फॉर्म ये होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगर किसी भी सर्किल की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दें वो कहलाएगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से हम 2 बातें बोलते हैं। हम कहते हैं इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से सेंटर का पॉइंट है a कॉमा b, ये a और b सेंटर है, और रेडियस बराबर है r के। अब अगर कोई भी बच्चा ये बोल दे कि सर मुझे एक सर्किल की इक्वेशन निकाल के दिखाओ, और आपको 2 बातें बता दे, सेंटर बता दे, बोलेंगे सर सेंटर बराबर है 2,3 के और रेडियस बराबर है 5 के, तो बताओ उस सर्किल की इक्वेशन क्या निकलेगी। आप क्या करोगे, इन सब की वैल्यू उठा के इसमें पुट करोगे, आप इनका फार्मूला खोलोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर कोई भी बच्चा सर्किल की इक्वेशन फाइंड करना चाहता है, अगर उसको 2 बातें मालूम हो, सेंटर और रेडियस, तो हमेशा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहा था मैं आपको। एक होती है हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन में से हमने निकाली है सर्किल की इक्वेशन। किसी बच्चे के दिमाग में एक सवाल आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन सर्किल की है, कौन सी इक्वेशन सर्किल की नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन कहलाती है ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। इस पूरी इक्वेशन को हम कहते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन। अगर कोई बच्चा इस सेकंड डिग्री इक्वेशन को सर्किल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहता है तो उसके लिए 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू
कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। ए और बी दोनों हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर इधर ए है तो इधर भी ए होना चाहिए, इधर बी है तो इधर भी बी। जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का है वही कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का होना चाहिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है देयर इज नो टर्म इन एक्स वाई। दूसरी कंडीशन ये कि सर्किल की इक्वेशन में कभी भी एक्स वाई वाला फैक्टर नहीं आना चाहिए या एक्स वाई वाली टर्म कभी भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए वो कराएगी सर्किल की इक्वेशन। तो इसका मतलब है अगर मैं किसी बच्चों से पूछ लूँ तो बताओ 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर 0, बताओ ये सर्किल की इक्वेशन है या नहीं? तो बच्चा बोलेगा सर मुझे तो लग रहा है कि ये सर्किल की इक्वेशन नहीं है। क्यों? बच्चा बोलेगा सर इसमें y नहीं आ रहा। तो आपको ऐसा कुछ नहीं चेक करना, आपको ये दो बातें चेक करनी है बस। आप बताओ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट सेम है या नहीं है? बिल्कुल है, इसका मतलब है पहली कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन में चेक करो, बताओ इस पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं पे एक्स और वाई साथ आ रहा है? नहीं, तो इसका मतलब है सर्किल की इक्वेशन है। अब भले उसमें एक्स हो या ना हो, वाई हो या ना हो, कांस्टेंट हो या ना हो, पर इन दोनों का होना लाजमी है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हमेशा दोनों होंगे, इसके अलावा भले सारी चीज़ें हो नहीं हो कोई मसला नहीं है। जैसे अगर मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस का 1 बराबर 0, मैं बोलूँगा ये भी सर्किल की इक्वेशन है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट सेम है और कहीं पे भी एक्स और वाई वाली टर्म नहीं आ रही, सर्किल की इक्वेशन। फिर भले कांस्टेंट हो या नहीं हो, तो ये मैं कंडीशन आपको भी आगे बताता हूँ कि अगर इसमें y नहीं था तो ये सर्किल की इक्वेशन किस चीज़ को शो करवा रही है? इसमें सारी चीज़ें, ये किसको शो करवा रही है? अगर कांस्टेंट नहीं होता तो ये किसको शो करवाता? तो ये सारी बातें मैं आज आपको वन बाय वन बताता रहूँगा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों को समझ आया होगा। तो हम एक काम करते हैं, आज हम वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो कल हम एक और नई वीडियो बनाएंगे जो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। पर मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा PDF फाइल का। तो जो जो चीज़ें हम कल भी पढ़ेंगे या आज जो मैंने पढ़ाई है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने हैंड राइटिंग से PDF में डाल दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करोगे तो आपको PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तमाम बच्चे जो जो मैंने चीज़ें समझाई है वो कमेंट में बताएं कि ये सारी चीज़ें समझ आई है या नहीं आई है। तो जो भी चीज़ें कमेंट लाजमी करें, हर बच्चा की वीडियो कैसी लगी, कि सर समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, ये सारी चीज़ें लाजमी कमेंट में दें बस। जज़ाकल्लाह।